कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम व्याकरण के अंतर्गत अपठित गद्यांश का अध्ययन करने वाले हैं। गद्यांश यानी इसके बहुत विधा हैं, जैसे कि आप रेखा चित्र कह लीजिए और उपन्यास कह लीजिए, कहानी कह लीजिए, निबंध कह लीजिए, आदि जो हैं गद्यांश के जो हैं प्रकार विधा हैं। और जो अपठित पठित जो है आपके पाठ्य पुस्तक में जो निबंध का भाग हो या कहानी का भाग हो या उपन्यास का भाग हो, यह जो लगाए जाते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ के रूप में, तो वह पठित हो जाते हैं। यही जो विधाएं आपको कभी सुना नहीं है, तो जब ये गद्यांश के जो परीक्षाओं में गद्यांश के रूप में जो है आ जाते हैं, तो आपको ये अपठित गद्यांश हो जाता है। देखिए, हर आपके वार्षिक परीक्षा हो या अर्धवार्षिक परीक्षा हो, उसमें अपठित गद्यांश जो है यह एक सुलभ अंक प्राप्ति के लिए एक सुलभ मार्ग है, क्योंकि वहां पर गद्यांश जो है पहले ही दिया जाता है, उसे पढ़ना है और प्रश्नों के सही उत्तर जो है उसी गद्यांश में होता है। तो यह अंक प्राप्ति के लिए बहुत ही जरूरी है और आपका जो ज्ञान है वृद्धि करने के लिए भी अपठित गद्यांश जो है बहुत ही लाभकारी है। तो अपठित गद्यांश पढ़ने से पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ जानेंगे। अपठित का अर्थ है अजमा पठित। अ का मतलब होता है अभाव। पठित जो है आप जो अध्ययन किया है, वह जो अध्ययन नहीं किया है वह अपठित, जो पहले नहीं पढ़ा गया। इस प्रकार आगे देखेंगे, पहले न पढ़ा गया गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाता है। गद्यांश यानी जो उपन्यास का हो, कहानी का एक छोटा सा भाग आपको पढ़ने के लिए रखा जाता है। आगे देखेंगे, कैसे करें गद्यांश। गद्यांश को कैसे करना है सभी को पता है, लेकिन उसे जो पढ़ने का हो, उस प्रश्नों के उत्तर देने का एक तरीका होता है। तो आगे देखेंगे, जैसे देखिए, गद्यांश के भाव या अर्थ को समझने के लिए 2-3 बार गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े। देखिए, पहला जो है कि किस प्रकार आपको गद्यांश को भावार्थ यानी उसमें क्या निहित है, अर्थ को समझने के लिए 2-3 बार पढ़ना है। यदि वायु के बारे में बता रहे हैं, वाहन से जो वायु है गंदगी फैल रही है, कारखानों से गंदगी फैल रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये वायु प्रदूषण के बारे में जो लेख है, गद्यांश है, वह समझना चाहिए। तो ये समझने के लिए, भावार्थ समझने के लिए आपको एक से जो है यह 2-3 बार एक ठीक से पढ़ लेना है। दूसरा है, जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते जाए उन्हें रेखांकित कर लिखते जाए। देखिए, जो भी गद्यांश जो एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, प्रश्न जब पढ़ेंगे तो और एक बार आप यदि पढ़ रहे हैं तो उसे रेखांकित करते जाना है। इसका जो प्रश्न है, उत्तर जो है यहाँ पर है, इसीलिए उसे रेखांकित करना है। आगे देखेंगे, इससे आपको रेखांकित करने से जो है वह प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली बातें हैं जो अपठित गद्यांश के अंतर्गत आते हैं। किस प्रकार हैं देखेंगे। पहला है, उत्तर संक्षिप्त और सरल भाषा में लिखे। जो आप लिखते समय उत्तर को संक्षिप्त में लिखना है। देखिए, आपको 50 से
60 शब्दों में जो एक गद्यांश दिया है, आप उत्तर उससे भी ज़्यादा लिखेंगे तो उसका अर्थ नहीं रहेगा। इसीलिए संक्षिप्त होना चाहिए और सरल भाषा में होनी चाहिए जो समझ में आए। ठीक है, तो पहला आपको ध्यान देने वाली बात है, उत्तर संक्षिप्त हो और सरल भाषा में लिखे, यही। दूसरा है प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर दे। प्रश्नों के उत्तर जो है गद्यांश के आधार पर देना होता है। जैसे गद्य जो है उसके अंतर्गत ही प्रश्नों के उत्तर होते हैं, तो आपको वहाँ पर ठीक से 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए और जो उत्तर है तो रेखांकित करना है। इसीलिए जो है गद्यांश को उत्तर के जो प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही होना है। यदि वायु प्रदूषण से है तो उसके अंतर्गत ही होगा, ना बल्कि दूसरा कोई आपको उत्तर लिखना है। तीसरा है ध्यान देने वाली बात, शीर्षक पूरे गद्यांश से संबंधित हो। जैसे वायु के संबंधित है, उसे जो उसमें घुल मिल रहा है विष, तो वायु प्रदूषण से संबंधित होता है शीर्षक। इसीलिए जो गद्यांश को 1-2-3 बार आप पढ़कर भाव जो समझते हैं सटीक, या उसमें जो है उसे सटीक लगे ऐसा शीर्षक आपको लिखना होता है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, आपको अपठित के अर्थ समझ में आया और कुछ उसके निहित अर्थ को समझा, उसके साथ साथ ध्यान देने वाले बातों को आपने समझा। एक हम यहाँ पर नमूने के अनुसार जो है अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए इस प्रकार जो है आपको एक गद्यांश दिया जाता है, वह आपको पता हो या ना हो, ज़्यादातर जो है पाठ्य पुस्तक से जो अन्य जो है उसे लिया जाता है। मैं पढ़ूंगा, देखिए ध्यान से सुनिए। ओणम दक्षिण भारत के केरल प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। देखिए आपको एक जानकारी भी मिल रही है, इसीलिए बार बार पढ़ना है। ओणम दक्षिण भारत के केरल प्रदेश का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में श्रावण नक्षत्र में 4 दिन तक मनाया जाता है। श्रावण के महीने में ये जो है 4 दिन तक मनाया जाता है। यह त्योहार राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। केरल में रहने वाले लोगों का मानना है कि ओणम के अवसर पर उनके प्रिय राजा महाबली अपनी प्रजा को देखने आते हैं। उनके आने की खुशी में लोग बड़ी श्रद्धा से घर के द्वार पर रंगोली बनाते हैं, घरों में रोशनी करते हैं और चावल के व्यंजन बनाते हैं। तो चावल के व्यंजन देखिए, ओणम जो है दक्षिण भारत यानी केरला में जो है केरल राज्य में ज़्यादातर मनाया जाता है। यहाँ पर जो है जो पानी के चावल को उबालते समय पानी के बजाय वहाँ पर गन्ने का जो रस है उसे उसके साथ चावल को पकाते हैं। वहाँ की एक प्रथा है। चावल के व्यंजन बनाते हैं। जगह जगह भगवान विष्णु और राजा महाबली की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इन्हें स्नान करवाकर के भोग लगाया जाता है, यानी उनको स्नान कराकर भोग यानी प्रसाद जो है चढ़ाया जाता है। लोग इस दिन के लिए नए नए वस्त्र सिलवाते हैं। देखिए जो त्योहार है तो नए नए वस्त्र भी पहनते हैं। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण नौका दौड़, यानी यहाँ पर जो केरल में आप देख सकते हैं नौका दौड़ जो है, और वह हाथियों का जुलूस होता है। इस तरह आपको ठीक से 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। इससे जो है इसका जो भावार्थ है आपको यहाँ पर अभी समझ में आ रहा है कि दक्षिण भारत में एक त्योहार है महत्वपूर्ण, उसका नाम है ओणम। तो इसके संबंधित प्रश्न देखेंगे अब हम देखिए किस प्रकार है। ऐसे गद्यांश को आपके सामने ही रहेगा। तो प्रश्न इस प्रकार आएगा, किसकी याद में ओणम का
त्योहार मनाया जाता है? ऐसे प्रश्न आने पर आपको एक बार यहाँ जो है जो प्रश्न को यहाँ पर उत्तर इस गद्यांश में देखना है। जहाँ प्रश्न का उत्तर है वहां पर आपको क्या करना है, ऐसे रेखांकित करना है। उत्तर इस प्रकार है, राजा महाबली की याद में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। यहाँ पर जो है यहाँ पर रेखांकित करने से आपको उत्तर जो है मिल जाएगा। उसी प्रकार ये फिर से आपको प्यारा जो है गद्यांश जो है फिर से याद में रखना है वहां पर, इसीलिए मैं दे रहा हूं कि बार बार आपको गद्यांश को देखना ही है। दूसरा प्रश्न है, ओणम का त्योहार कब और कितने दिन तक मनाया जाता है? तो आपको फिर से पहले 2-3-4 बार आप पढ़ने से इस प्रश्न का आपको जो उत्तर याद रहेगा और आप वहां पर जिस लाइन में है उसे देखकर आप उत्तर लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, ओणम का त्योहार प्रत्येक वर्ष सावन के महीने में श्रावण नक्षत्र में 4 दिन तक मनाया जाता है। 4 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो आपको ये फिर से याद रखना है कि आपको इसमें ही निहित जो है उत्तर होते हैं। इसीलिए प्रश्न है, ओणम के त्योहार का मुख्य आकर्षण क्या होता है? मुख्य जो आकर्षण है क्या होता है? तो यहाँ पर इसका प्रश्न का भी उत्तर जो है यहाँ पर होता है, इसीलिए आपको 3-4 बार पढ़ लेना चाहिए। तो उत्तर है, ओणम के त्योहार का मुख्य आकर्षण नौका दौड़ व हाथियों का जुलूस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा, देखिए, केरल के लोग ओणम का त्योहार किस तरह मनाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, वहाँ जो गद्यांश में है उसमें ही निहित होता है। तो देखिए उत्तर है, ओणम के त्योहार पर लोग रंगोली बनाते हैं, घरों में रोशनी करते हैं और चावल के व्यंजन बनाते हैं। तो जो है घरों में रोशनी लाते हैं, रंगोली डालते हैं और चावल के व्यंजन यानी पकवान जो है स्वादिष्ट बनाते हैं। तो ये था चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो आपको इसको पूरा जो गद्यांश को पढ़कर 3-4 बार भावार्थ को समझना है। तो इसका शीर्षक होगा, इसका उपयुक्त शीर्षक लिखना है, सार्थक। तो आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो इसका उत्तर देखिए इस प्रकार होगा, ओणम का त्योहार जो दक्षिण भारत में केरल राज्य में मनाया जाता है। अन्य राज्यों में भी मनाया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है केरल में इससे धूमधाम से मनाया जाता है। अन्य राज्यों में जो है अलग अलग नामों से जो है इसका त्योहार को मनाया जाता है। इस प्रकार जो है गद्यांश में आपको ठीक से पढ़ लेना है 3-4 बार, और जो एक बार आप गद्यांश को पढ़ लिया तो जो प्रश्न के हैं प्रश्नों के जो उत्तर हैं उसे सही आप लिख सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर जो इस प्रकार हमने जो है एक उदाहरण सहित उसके प्रश्नों के साथ साथ हमने उत्तर को देखा, और आपको इस वीडियो के जरिए अपठित गद्यांश का अर्थ आपने जाना, और कुछ ध्यान देने वाली बातें जैसे सरल, जो उत्तर है सरल होना चाहिए और इसके अनुसार होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसे 3 या 4 बार, या कह लीजिए आपका जो है समझने का जो तरीका है, आप जल्दी समझेंगे तो कोई बात नहीं, यदि आपको समझ में नहीं आए तो 3-4 बार तो पढ़ लेना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर आप हल कर सकते हैं। इस प्रकार जो है अपठित गद्यांश का हमने अध्ययन किया। तो आपके लिए गृह कार्य है जो इस प्रकार है। यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया गया है, उसके प्रश्नों के उत्तर हैं।
तो मैं पहले इसे पढ़ लेता हूँ, आपको प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अक्सर देश विदेश से लोग सलाह लेने के लिए महात्मा गांधी जी के पास आया करते थे। एक बार गांधी जी से मिलने जापान से एक आदमी आया। उसने उन्हें चीनी मिट्टी का एक खिलौना भेंट किया। गांधी जी को खिलौना बहुत पसंद आया। वह उसे हमेशा अपने साथ रखते और देखभाल करते। एक दिन एक आदमी ने बापू से पूछा, आप इस साधारण से खिलौनों को सदा अपने साथ क्यों रखते हैं? बापू ने कहा, जिस बंदर ने अपना मुंह बंद कर रखा है वह मुझे सिखाता है कि झूठ मत बोलो, किसी को बुरा मत कहो। दूसरा बंदर मुझे सिखाता है कि बुरी चीजें या किसी की बुराई मत देखो। तीसरा बंदर जिसके कान बंद हैं वह मुझे सिखाता है कि बुराई मत सुनो, सदा अच्छी बातें सुनो। इस वजह से मैं इन तीनों को अपने साथ रखता हूँ। इस तरह जो अपठित गद्यांश है आपको पढ़कर फिर से एक बार और इस प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। इस प्रकार जो आपने अपठित गद्यांश का विस्तृत अध्ययन किया, अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।